स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ टच पे। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीसी के सेक्शन 2 को पूरे डिटेल्स में डील करेंगे। तो सीआरपीसी का सेक्शन 2 जो है हमारा वो डेफिनेशन क्लॉज है, ठीक है। हम लोग ने सेक्शन 1 पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो इस वाले वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 को डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा सेक्शन 2 जो है वो हमारा डेफिनेशन क्लॉज है। इसमें बहुत सारे क्लॉज है, तो आइए बारीकी से सबको पढ़ते हैं। तो हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज ए क्या कह रहा है, बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन कर रहा है। तो बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं, ठीक है। और विच मीन्स एन ऑफेंस विच इज सोन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल में जो हमारे ऑफेंस दिए गए हैं वहाँ पे बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है, ठीक है। तो हिंदी में आप सबको समझा दूँ कि बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए एक होता है संगीन अपराध, एक होता है अपराध, ठीक है। तो संगीन अपराध वो होता है जैसे कि मर्डर, रेप। तो ये सारे जो हमारे ऑफेंस हो गए ना, ये हो जाएंगे हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंस, जहाँ पे आपको बेल नहीं मिल सकती है। और बेलेबल ऑफेंस वो जो चोरी हो गई, ये सब हो गया, तो जो छोटे छोटे अपराध होते हैं ना वहाँ पे हम लोग को बेल मिल जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारे बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है, आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है बेलेबल और नॉन बेलेबल। ये हम लोग का बताएगा कि ये जो ऑफेंस है, ये जो ऑफेंस है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो पेज पटाने के बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ये जो ऑफेंस है, ये दो ऑफेंसेस है, ये वाला जो ऑफेंस ये नॉन बेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑफेंस है ये बेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे करके ना हमारे फर्स्ट शेड्यूल में डिफरेंशिएशन किया गया है कि जो भी कुछ ऑफेंसेस है जो नॉन बेलेबल और कुछ ऑफेंसेस है जो बेलेबल है। देखिए ध्यान से, नॉन बेलेबल, बेलेबल। तो यहाँ जो है ना हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। और ये भी ध्यान से देखिए यहाँ पर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल भी लिखा हुआ है। इसके मतलब यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा जो केस है वो कॉग्निजेबल है, कौन सा केस नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया अकॉर्डिंग एज ऑफेंस अबेटेड इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, ऐसे ऐसे करके दिया गया। यहाँ से जब पढ़िएगा पूरा शेड्यूल ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि कॉग्निजेबल कौन सा है और नॉन कॉग्निजेबल कौन सा है, सब दिया गया है ध्यान से। तो शेड्यूल को देखने के बाद आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है, वैसे कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। तो अगर सिंपल वर्ड में समझे तो बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं जिसमें आपको बेल मिल जाएगी, वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। और जो संगीन अपराध होते हैं वो हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंडर आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज ए है वो बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है। तो पूरा पढ़िए। बेलेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस विच इज सोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी, और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन एनी अदर ऑफेंस, ठीक है। तो जो भी जितने भी बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, उसको छोड़ के जितने भी ऑफेंस होंगे वो हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर आएंगे। हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज भी हमारा जो है ना वो चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज यहाँ पे क्या लिखा है, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। मतलब यहाँ पे ना सीआरपीसी में चार्ज डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा सीआरपीसी में चार्ज का कहाँ है डिस्कशन, तो वो है चैप्टर 17 के सेक्शन 211 से लेकर 224 तक जो है वो हमारा चार्ज के प्रोविजंस को डिस्कस करता है। पर सीआरपीसी में हमारा चार्ज का डेफिनेशन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे चार्ज का बताया गया कि चार्ज कौन से होंगे, तो बहुत सारे चार्जेस एक साथ मिलकर एक चार्ज बनेंगे, ठीक है। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्जेस व्हेन द चार्जेस कंटेन्स मोर हेड्स देन वन, ठीक है। बहुत सारे चार्जेस मिलकर एक चार्ज को बताएंगे कि बहुत सारे, जैसे कि किसी पे चार्ज लगे हुए हैं तो बहुत सारे चार्ज को वहाँ पे चार्ज माना जाएगा, ठीक है। और क्लॉज सी क्या कह रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैंने अभी बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच and cognizable case means a case in which a police officer in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force arrest without warrant, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब होता है संगीन अपराध, ठीक है। जैसे कि किसी ने मर्डर किया, ठीक है, और पुलिस को वहाँ पे एफआईआर हुई है या फिर कंप्लेंट पुलिस को पता चल गई है, तो वो बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। अगर पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर रहा है तो वो जो ऑफेंस आप कर रहे हुए हैं वो हो जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर पुलिस जो है वारंट के साथ आपको अरेस्ट कर रहा है तो वो आपका हो जाएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्लॉज एल में है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। क्लॉज डी जो है वो कंप्लेंट के बारे में बात, कंप्लेंट क्या होती है, ठीक है। तो कंप्लेंट मीन एनी एलिगेशंस मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report। यहाँ पे कंप्लेंट को इस तरीके से डिफाइन किया कि कंप्लेंट वो है जो कि ओरली या फिर राइटिंग फॉर्म में मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली की गई है किसी भी नोन या फिर अननोन पर्सन के लिए, ठीक है। जैसे कि एक आप लोग समझ जाइए कि पुलिस स्टेशन में हम लोग कंप्लेंट भी करते हैं और एफआईआर भी करते हैं। तो जो कंप्लेन होता है ना वो किसी भी नोन या फिर अननोन के खिलाफ होता है, ठीक है। तो जो कंप्लेन होता है वो पुलिस वाला दर्ज तो कर लेगा, पर पुलिस वाला उस पर ट्रायल या फिर इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन तभी करेगा जब मैजिस्ट्रेट उसको अप्रूवल देगा, तब वहाँ उस कंप्लेन पे इन्वेस्टिगेशन होगी। और एफआईआर जो होता है वो संगीन अपराध के लिए होता है, वो डायरेक्टली होता है इन द पुलिस स्टेशन इटसेल्फ। हमारा जो क्लॉज ई है वो हाई कोर्ट को डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट मीन्स नंबर 1 इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट। यहाँ पे क्लॉज ई का 1 बता रहा है कि हाई कोर्ट वो है, जैसे कि कोई भी स्टेट है अगर वहाँ पे हाई कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट ही कहलाएगा,
ठीक है। फॉर एग्जांपल झारखंड है या फिर गुजरात है, तो वहाँ पे अगर हाई कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट ही कहलाएगा। नंबर 2, इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी टू विच द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर स्टेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ दैट हाई कोर्ट। इसका क्लॉज ई का 2 क्या कह रहा है कि कोई भी स्टेट है, ठीक है, तो उस स्टेट का जो जुरिडिक्शन है उसको यूनियन टेरिटरी तक अगर एक्सटेंड किया गया है तो उसका जो हाई कोर्ट है उस स्टेट के ही में जो हाई कोर्ट है उसको माना जाएगा। इससे समझ लीजिए, मान लीजिए कि स्टेट है एक पंजाब और हरियाणा, ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा का जो जुरिडिक्शन है उसको एक्सटेंड किया गया है यूनियन टेरिटरी तक, ठीक है, तो उस यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट उसी को माना जाएगा। पंजाब और हरियाणा में जो हाई कोर्ट है उसी को माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो जुरिडिक्शन है वो एक्सटेंड किया गया है यूनियन टेरिटरी तक, ठीक है। तो ये क्लॉज ई का 2 हम लोग को यही कहता है कि किसी भी स्टेट का अगर जुरिडिक्शन एक्सटेंड किया गया है किसी भी यूनियन टेरिटरी तक तो उसका हाई कोर्ट वो स्टेट में जो हाई कोर्ट है उसको ही माना जाएगा। क्लॉज 3 क्या कह रहा है, in relation to any union territory the highest court of criminal appeal for that territory other than the supreme court of India। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी में जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होगी उसको ही अदर देन सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के उस यूनियन टेरिटरी में जो भी हाई कोर्ट होगी क्रिमिनल अपील मतलब हाईएस्ट क्रिमिनल अपील तो उसको हाई कोर्ट वहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट का मतलब ये हुआ। और क्लॉज एफ में बोल रहा है कि इंडिया मीन्स द टेरिटरी टू विच दिस कोर्ट एक्सटेंड्स, मतलब ये कोर्ट जहाँ तक इंडिया में एक्सटेंड हो रहा है उस जगह को हम लोग इंडिया मानेंगे, ठीक है। तो इंडिया में एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज जो हमारे सेक्शन 1 में दिया गया है, ठीक है। तो क्योंकि नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ पे हमारा सीआरपीसी लागू नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ 3 ही चैप्टर्स होंगे लागू, इसलिए वो इंडिया में काउंट नहीं होगा। और ये जितने भी टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे हमारा सीआरपीसी लागू होगा अकॉर्डिंग टू दिस कोड वो हमारा इंडिया होगा। इंडिया मीन्स द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स, ठीक है। तो क्लॉज जी क्या कह रहा है, इंक्वायरी, व्हाट इज इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट, ठीक है। इंक्वायरी को समझने के लिए ना आप पहले ट्रायल समझ लीजिए, ठीक है। तो ट्रायल क्या है, ट्रायल एक स्टेप है, ठीक है, ट्रायल एक जुडिशियल प्रोसीडिंग का स्टेप है, ठीक है। तो ट्रायल और इंक्वायरी में ना बहुत डिफरेंस है। इंक्वायरी मतलब कि कोई प्रेमा फेसी, ठीक है, जैसे कि कोई केस आ रहा है तो वो केस कैसे बन रहा है, उस केस का मैटर क्या है, ठीक है, तो उसको इंक्वायर करेंगे ना तो फिर वो इंक्वायरी होगा। और ट्रायल हो ना जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तो ये डिफरेंट है ट्रायल में और इंक्वायरी में। तो इंक्वायरी मीन्स एनी इंक्वायरी अदर देन, तो इंक्वायरी कौन करता है, या तो कोर्ट करेगा या फिर मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है मजिस्ट्रेट में या फिर कोर्ट में तो वो करेंगे, ठीक है। और ट्रायल जो है वो हमारे मजिस्ट्रेट और कोर्ट ही करते हैं, पर उसका ट्रायल का जो है ना वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। और इंक्वायरी है, इंक्वायरी में हम लोग देखते हैं कि वो केस एक्चुअल में केस बन रहा है कि नहीं, प्रेमा फेसी देखते हैं, ठीक है, प्रेमा फेसी बन रहा है या नहीं, तो वो हो गया हमारा इंक्वायरी। फिर इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दीज कोड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दीज बिहाफ, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट होता है ना कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। इससे समझिए कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है कि वो एविडेंस को कलेक्ट करे, ठीक है। और वो एविडेंस को कौन कलेक्ट करेगा, या तो पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट का ऑथराइज्ड आदमी, ठीक है, मजिस्ट्रेट के बिहाफ पे, ठीक है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ इन्वेस्टिगेशन का कि वो प्रोसीडिंग, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है, बाय अ पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी ऑथराइज आदमी है मजिस्ट्रेट का, वो, तो ये हुआ इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये हुआ। अब आ गया हमारा क्लॉज आई हमारा डिफाइन करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग अभी मैंने बताया कि ट्रायल है ना, ट्रायल एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ठीक है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन एज ओथ। ओथ क्या होता है, जो हम लोग कोर्ट में लेते हैं ना शपथ, उसको ओथ कहते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग ओथ लेंगे जैसे कि आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड वट एवर आई स्टेट सेल बी ट्रुथ, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट नहीं है, पर जो भी ये जो ओथ हम लोग लेते हैं ना वो उस एविडेंस को मतलब प्रूव करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। और आई क्या है, आई के बाद जे हमारा है क्लॉज जे क्या डिफाइन करता है लोकल जुरिडिक्शन। तो लोकल जुरिडिक्शन क्या है, ठीक है, लोकल जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू ए कोर्ट और मजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विच इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और हिज पावर अंडर दिस कोड, ठीक है। तो लोकल जुरिडिक्शन यानी कि कोर्ट का और मजिस्ट्रेट का जो भी एक्सरसाइज करने का पावर कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा लोकल जुरिडिक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। जैसे कि और जो एरिया है ना, जैसे कि कोर्ट का या फिर मजिस्ट्रेट का कि वो कहाँ तक अपना लोकल एरिया में ही पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो लोकल एरिया ना या तो पूरा स्टेट हो सकता है, ठीक है, या फिर स्टेट का थोड़ा पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा लोकल जुडिशन का डेफिनेशन। लोकल जुडिशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होगा कि कोई भी कोर्ट है या फिर मजिस्ट्रेट है तो उसका कितना पावर है कि वो कितने एरिया तक अपना पावर एक्सरसाइज कर सकता है, और वो पावर वो जो लोकल एरिया है वो या तो पूरा स्टेट होगा या फिर स्टेट का एक पार्ट होगा। यहाँ पे यही करने का कोशिश कर रहा है। फिर मैं के में मेट्रोपॉलिटन एरिया डिफाइंड है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया को हिंदी महानगर भी कहेंगे, ठीक है। सिंपल यहाँ का मेट्रोपॉलिटन का मतलब ये हुआ कि वो एरिया, ठीक है, जिसकी आबादी 1 मिलियन से ऊपर है,
तो उस एरिया को हम लोग कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो हमारे सेक्शन 8 में डिफाइंड है, ठीक है, कि मेट्रोपॉलिटन एरिया किसको कहेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब ये होगा कि वो एरिया जहाँ पे 1 मिलियन से ऊपर आबादी है, उस एरिया को हम लोग कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब आते हैं एल, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। तो फिर से याद दिला दूँ कि वो ऑफेंस जहाँ पे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है कोई भी पुलिस, तो वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस। और नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट इज़ नेसेसरी, आप बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो वो जाएगा हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, पढ़िए पूरा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant, मतलब आप बिना वारंट के नहीं अरेस्ट कर सकते हो इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है यानी कि संगीन है, तो वहाँ पे आपको वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एम हमारा डिफाइन करता है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन वो होता है, ठीक है, जो हमारे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ है, ठीक है, उसको हम नोटिफिकेशन मानेंगे। क्लॉज एन डिफाइन करता है ऑफेंस को, ठीक है। तो ऑफेंस क्या है? ऑफेंस वो एक्ट या फिर ओमिशन जो लॉ के द्वारा पनिशेबल है, उसको ऑफेंस कहेंगे, ठीक है। वो हमारे सेक्शन 20 ऑफ दी कैटर ट्रेसपास एक्ट में बताया गया है कि वो ऑफेंस जो लॉ के द्वारा, वो एक्ट, वो मिशन जो लॉ के द्वारा पनिशेबल है, उसको हम लोग ऑफेंस मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑफेंस को डिफाइन नहीं किया गया, यानी कि सीआरपीसी में ऑफेंस डिफाइन नहीं है, ठीक है। आईपीसी के सेक्शन 40 जो है वो हम लोग डिफाइन करता है कि ऑफेंस क्या है। यहाँ पे ऑफेंस लिखा गया है कि जो भी एक्ट या फिर ओमिशन है जो लॉ के द्वारा पनिशेबल है, उसको हम लोग ऑफेंस मानेंगे अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी। पर जो रियल डेफिनेशन है ऑफेंस का, वो हमारे आईपीसी के सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया अच्छे से। अब आते हैं क्लॉज ओ पे, ठीक है। क्लॉज ओ ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 2 डिफाइंस ऑफिस इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर डायरेक्ट किया गया है कि वो कोई भी पुलिस ऑफिसर है, वो ऑफिसर इंचार्ज है, तो वो ऑफिसर इंचार्ज होगा, ठीक है। पर ऑफिसर इंचार्ज उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि कोई पुलिस स्टेशन है, ठीक है, तो पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज एब्सेंट है, तो उसके नीचे पद में जो भी पुलिस ऑफिसर होगा उसको हम लोग ऑफिसर इंचार्ज मान लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ऑफिसर इंचार्ज एक पुलिस स्टेशन में वही होगा जो कांस्टेबल के रैंक के ऊपर होगा, कांस्टेबल के रैंक के जो नीचे होगा उसको ऑफिसर इंचार्ज नहीं मानेंगे। तो हमारा क्लॉज ओ ऑफिसर इंचार्ज को डिफाइन करता है बाय सेइंग दैट when the officer in charge of the police station is absent from the station house, ठीक है, और unable from illness or other cause to perform his duties, the police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when the state government so directs any police officer so present। तो ऑफिसर इंचार्ज का मतलब यही हुआ कि जो भी पुलिस वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर ऑफिसर इंचार्ज के अनुपस्थिति में, तो जो भी पुलिस ऑफिसर होगा उसको ऑफिसर इंचार्ज हम लोग मानेंगे, लेकिन वो ऑफिसर इंचार्ज जो है वो कांस्टेबल से एक पद ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग उसको भी ऑफिसर इंचार्ज मान सकते हैं अगर जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सीधा सेक्शन 2 के क्लॉज पी पे, जो कि प्लेस को डिफाइन कर रहा है। व्हाट इज़ प्लेस? तो प्लेस इंक्लूड ए हाउस, ठीक है, या फिर बिल्डिंग, या फिर टेंट, या फिर व्हीकल, या फिर वेसल, जो भी होगा उसको हम लोग प्लेस कंसिडर करेंगे। क्लॉज क्यू हमारा डिफाइन करता है कि प्लीडर, ठीक है। तो प्लीडर वो है जो जैसे कि व्हेन यूज्ड with reference to any proceeding in any court means a person authorized by or under any law for the time being in force to practice in such court and includes any person appointed with the permission of the court to act in such proceeding, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के बाद होने के बाद, जैसे कि ये जो प्लीडर है ना, ये वो इंसान है जिसको लॉ के द्वारा बताया गया है कि वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। वो इंसान जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है लीगली, उस इंसान को प्लीडर हम लोग कहते हैं, ठीक है। और पुलिस क्लॉज आर क्या कहता है? क्लॉज आर हमारा डिफाइन करता है पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट वो होती है जैसे कि मीन्स रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू ए मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। पुलिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जैसे कि मान लीजिए किसी ने कंप्लेन किया, ठीक है, तो कंप्लेन किया तो पुलिस ऑफिसर जो है वो देखेगी कि वो कंप्लेंट जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है, ठीक है। तो अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो वो कंप्लेंट ही रहेगी, ठीक है। और वो नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस ऑफिसर उसको एज एन एफआईआर दर्ज करेगा, ठीक है। और अगर वो कंप्लेंट ही रहेगी तो उस कंप्लेंट को वो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करेगा, मजिस्ट्रेट उसको रजिस्टर करेगा, करने के बाद उसको वापस पुलिस ऑफिसर के पास भेज देगा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस ऑफिसर तैयार करेगा वो क्या करेगा तैयार? वो करेगा पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। तो हम लोग उसी को कहते हैं पुलिस रिपोर्ट, जो हमारा सेक्शन 2 के क्लॉज आर में दिया गया है कि पुलिस रिपोर्ट क्या है, ठीक है। वापस कहती हूँ कि पुलिस रिपोर्ट वो होता है जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास से पुलिस ऑफिसर के पास आता है, पुलिस ऑफिसर उस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करता है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर तैयार करता है उसको हम लोग पुलिस रिपोर्ट कहते हैं।
ठीक है। अब सेक्शन 2 का क्लॉज एस हमारा जो है वो पुलिस स्टेशन को डिफाइन करता है। यहाँ पे कह रहा है कि पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, टू ए पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। मतलब वो जगह जिसको ना स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बोला है कि वो एक पुलिस स्टेशन होगा, तो उस जगह को हम लोग पुलिस स्टेशन मानेंगे, ठीक है। तो क्लॉज एस यही कह रहा है कि जो भी जगह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि वो एक पुलिस स्टेशन है, तो फिर उस चीज़ को हम पुलिस स्टेशन मानेंगे। क्लॉज टी कह रहा है प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड रूल्स मेड अंडर दिस कोड। जो भी रूल्स मेड अंडर दिस कोड मतलब सीआरपीसी के अंडर जो भी रूल्स है जो प्रिस्क्राइब किया गया है उस वर्ड को हम लोग प्रिस्क्राइब्ड मानेंगे। यू जो है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करता है, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो इंसान होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, केस लड़ने के लिए। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक। ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है ना, ये होता है अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। और यू के बाद वी आ जाएगा, क्लॉज वी। क्लॉज वी हमारा सब डिवीज़न के बारे में बात करता है। सब डिवीज़न मीन्स सब डिवीज़न ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं, उसी तरह सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट है, उसी से समझ लीजिए सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट। डब्ल्यू हमारा जो है वो समन केस के बारे में बात करता है। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। समन केस वो केस होता है जो वारंट केस नहीं होता है, ठीक है। अब वारंट केस जो हमारा दिया गया है वो एक्स में दिया हुआ है, क्लॉज एक्स में वारंट केस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, वारंट केस वो केस होता है, ठीक है, जिसमें मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years, ठीक है। तो वारंट केस वो केस होता है जिस केस में कोई भी ऑफेंस है वो पनिशेबल है, जैसे कि डेथ हो गया, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर 2 साल से ज़्यादा तक का जिसमें पनिशमेंट दिया जाता है ना, वो सारे केसेस वारंट केस के अंडर आते हैं। तो वही जो केस जो वारंट केस नहीं होता है वो हो जाएगा समन केस। और WA में है वो विक्टिम को डिफाइन किया है कि विक्टिम कौन है। तो विक्टिम वो इंसान होते हैं जो सफ़र करते हैं लॉस और इंजरी, ठीक है, किसी के भी एक्ट और ओमिशन की वजह से, ठीक है। एक्ट और ओमिशन ऑफेंस में बोला गया है कि कोई भी एक्ट या फिर ओमिशन जो लॉ के अंडर पनिशेबल है उसको हम लोग ऑफेंस बोलेंगे, ठीक है। तो उसी तरह विक्टिम वो इंसान होता है जो सफ़र बहुत किया है लॉस से, इंजरी से, ठीक है। तो वो इंसान अगर किसी भी एक्ट या फिर ओमिशन से बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है तो उस इंसान को हम लोग विक्टिम बोलेंगे। विक्टिम कौन कौन हो सकता है? विक्टिम या तो किसी भी इंसान के गार्जियन हो सकते हैं, लीगल हायर्स भी हो सकता है। विक्टिम बहुत सारे लोग होते हैं, तो कोई भी हो सकता है विक्टिम, ठीक है। वी विल इंक्लूड एनीबॉडी एज अ विक्टिम। और हमारा जो लास्ट क्लॉज बात करता है वाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, वॉज एन एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द IPC, ठीक है, 45 और 1860 हैव द मीनिंग रेस्पेक्टिव। यहाँ पे क्या कह रहा है ना, क्लॉज वाई कह रहा है कि यहाँ पे जो भी हमारे वॉस एक्सप्रेशन छूट गया है, ठीक है, उसको हम लोग IPC से डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। IPC के अकॉर्डिंग उसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे, उसको मान लेंगे। तो ये रहा बस आज के लिए इतना ही। ये यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन 2 अच्छे से डिटेल में समझा, ठीक है। अब समझाते मैं थोड़ा थक भी गई हूँ कि सिर्फ वाई तक है क्लॉज, बहुत सारे क्लॉज थे, ठीक है। बस सब इजी क्लॉजेज है, उतना टफ कुछ नहीं है। बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। चार्ज क्या है, अभी में बहुत सारे चार्ज जो होते हैं एक साथ तो चार्ज कहलाएंगे। ये संगीन अपराध, फिर बिना संगीन अपराध, फिर कंप्लेंट है, हमारा हाई कोर्ट है। इंडिया क्या है, इंक्वायरी और ट्रायल का डिफरेंस बताया। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है, किस लिए, एविडेंस के लिए। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, लोकल जुडिक्शन में किस किस का पावर है, जैसे कोर्ट मजिस्ट्रेट का कितना पावर है, ठीक है। नोटिफिकेशन क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है, ऑफिसर इंचार्ज कौन होता है, पुलिस रिपोर्ट, ये सारी चीज़ हम लोगों ने एक एक करके देखा। अगर आप सभी को किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछे, मैं सबका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में सेक्शन 3 के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ।